हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन का हम यूज क्यों करते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका कंसेप्ट, उसका एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब आपको क्या करना है, तो आपको केवल मेरे वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर करना है। उसके साथ साथ अगर आपको इनके नोट्स चाहिए है तो आपको मेरी वेबसाइट में जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पे भी दिया है www.quick-learn.in। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और जो नोट्स नहीं डले हैं वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डीपीसीएम, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये डीपीसीएम क्या है? डीपीसीएम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं पीसीएम। अब ये डीपीसीएम क्या है? तो डीपीसीएम भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जब हम सैम्पलिंग करते हैं अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की, तो हर सैम्पलिंग की हम एनकोडिंग करते हैं और हर सैम्पलिंग की एनकोडिंग करने के बाद उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था xt। इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की हमने यहाँ पे सैम्पलिंग करी। सैम्पलिंग करते हैं हम रेगुलर टाइम इंटरवल पे, यानी ts 2ts। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी सैम्पलिंग करी। सैम्पलिंग करने के बाद ये सिग्नल हमारा एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया। इन सैंपल सिग्नल को हम एनकोड करेंगे, यानी यहाँ के जितने भी सैंपल्स हमने लिए हैं सबको हम एनकोड करेंगे और उसके बाद डेटा को सेंड करेंगे। तो हमें बहुत लार्ज बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है इतने सारे डेटा को, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। तो उस बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम कैसे होगी वो कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है xt। जब हमने इसकी सैम्पलिंग करी, हमें मालूम है कि जितनी ज्यादा सैंपल हम कलेक्ट करेंगे, जितने नियर बाय सैंपल्स हम कलेक्ट करेंगे, उतना ही एक्यूरेट सिग्नल हमें मिलेगा डिजिटल सिग्नल में। तो हमने बहुत सारे सैंपल्स ले लिए एक रेगुलर टाइम इंटरवल ts में। ठीक है, अब ये भी एक सैंपल है, ये सैंपल है, ये सैंपल है। तो यहाँ पे देखिए, और पीसीएम में हम सारे सैंपल को एनकोड करके ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारी रिडुएंट इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। रिडुएंट इंफॉर्मेशन माने जो भी हमारे दो एडजेसेंट सैंपल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे सेम होते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है उनमें। ठीक है, मान लीजिए इस सैंपल की एनकोडिंग हुई हमारी 110 और इस सैंपल का कोड है हमारा 111। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो हमारे जो एडजेसेंट सैंपल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है। तो इन दोनों में देखिए हमारे पास बहुत कम डिफरेंस है, यानी केवल एक ही बिट का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी दो बिट जो है वो हमारे सिमिलर हैं। तो ये जो सिमिलर बिट है वो भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये सिमिलर बिट को हम कहते हैं रिडुएंट बिट। हम इन सारी रिडुएंट इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे एनकोड करते हैं पीसीएम में और सेंड कर देते हैं, जिससे हमारे बैंडविड्थ में बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। तो उस वेस्टेज को कम करने के लिए कम बैंडविड्थ में ज्यादा इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन करते हैं। अब उसका थोड़ा सा कंसेप्ट और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल सिग्नल है, ये वाला xnts। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है 0, इसका 1 है, 3 है, 6 है, 10, 12, इस टाइप से इसके एम्पलीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो हमारा xnts सिग्नल कौन सा हुआ,
0, 1, 3, 6, 10, 12। हम पीसीएम में क्या करेंगे, सारे सैंपल के एम्पलीट्यूड को एनकोड करेंगे और सेंड कर देंगे। लेकिन हम डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है डिफरेंशियल, हम डिफरेंस निकालेंगे दो एडजेसेंट सैंपल्स के बीच का। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 को पहले 0 से माइनस किया, 1 माइनस 0 ये आपका आएगा 1। फिर हम 3 को 1 से माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। फिर हम 6 को 3 से माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 3। फिर हम 10 को 6 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4। फिर हम 12 को 10 से माइनस करेंगे, 12 माइनस 10 ये आ जाएगा 2। यानी अगर हम पीसीएम का यूज कर रहे थे तो हमें कितने सैंपल को एनकोड करना पड़ रहा था, 1 2 3 4 5 6 सैंपल्स। अगर हम डीपीसीएम का यूज करेंगे तो हमें कितने सैंपल को एनकोड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, केवल 5 सैंपल्स। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स कम हो गए। इस तरीके से हम डिफरेंस निकाल के अपने नंबर ऑफ सैंपल्स को रिड्यूस करते हैं और अपनी रिटेंड इंफॉर्मेशन को भी रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में तो बहुत सारी रिटेंड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन 1 2 3 5 4 में बहुत कम रिटेंड इंफॉर्मेशन। ये हमारा कहलाएगा एक डिफरेंशियल सिग्नल। इसको हम एनकोड करेंगे और ट्रांसमिट। अब इसको एनकोड करने से क्या होगा, आपको पीसीएम में मालूम होगा, जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं तो एक होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, और ये दिया जाता है VH माइनस VL अपॉन Q से, जहाँ पे VH हमारा हाईएस्ट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, VL हमारा लोएस्ट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट केस में जब हम PCM कर रहे हैं तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब हम VH माइनस VL करेंगे तो VH क्या है 12 माइनस 0, तो हमें 12 मिलेगा। अब दूसरे केस में जब हम DPCM कर रहे हैं उसमें ये VH है और ये है VL। अब यहाँ पे VH है 2, VL है 1, तो हमें 1 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों केस में, पहले केस में हमारा VH माइनस VL की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर हमारे वोल्टेज का डिफरेंस हाई होगा तो हमारी स्टेप साइज हाई होगी। स्टेप साइज हाई होने से हमारी जो क्वांटाइजेशन एरर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि क्वांटाइजेशन एरर किस पे डिपेंड करती है, हमारी स्टेप साइज पे। अब सेकेंड केस में हमारा देखिए वोल्टेज का डिफरेंस बहुत कम है, वोल्टेज का डिफरेंस कम होगा, स्टेप साइज जो है वो छोटी छोटी होगी, स्टेप साइज कम होगी तो क्वांटाइजेशन एरर हमारी कम हो जाएगी। तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन करने से एक तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल को एनकोड करना पड़ रहा है, दूसरा हमारी क्वांटाइजेशन एरर जो है वो भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये दो बेनिफिट होते हैं, इसीलिए हम डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। अब स्टेप साइज आपने देखा होगा इस टाइप से, ये हमारी स्टेप साइज कहलाती है। तो ये जितनी छोटी होती है स्टेप साइज उतनी ही क्वांटाइजेशन एरर जो है वो कम होती है, और जितनी बड़े ये स्टेप्स होते हैं क्वांटाइजेशन एरर उतनी ज्यादा होती है। तो ये कुछ बेनिफिट थे हमारे डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन के। अब ये पूरी प्रोसेस मैं आपको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन का ब्लॉक डायग्राम। पेशेंसफुली आप पूरे वीडियो को देखिए, जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब ये पूरी प्रोसेस मैं आपको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये है हमारे डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन के ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये हम डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम अपना सैंपल सिग्नल देंगे। जो भी हमारे सैंपलर लगा है उसने क्या किया, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सैंपल किया, उसके बाद हमें अपना सैंपल्ड इनपुट सिग्नल मिल गया। ये है हमारा XNTS। ठीक है, इस XNTS सिग्नल से, यानी ये हमारा एक सैंपल सिग्नल है, इन दो सैंपल का हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो ये डिफरेंस हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें अपना नेक्स्ट सैंपल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट सैंपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस प्रिडिक्टर की हेल्प से। ये प्रिडिक्टर क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट सैंपल्ड वैल्यू को। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टर ने एक नेक्स्ट सैंपल्ड वैल्यू जिसको हम XNTS से डिनोट करेंगे वो जनरेट करें। इन दोनों सिग्नल को हम यहाँ पे इस एडर को दे देंगे।
ये एडर क्या करेगा, इन दोनों का डिफरेंस करेगा और हमें एक डिफरेंशियल सिग्नल यानी एरर सिग्नल जनरेट करके देगा। ये एरर सिग्नल को हम डिनोट करेंगे ENTS से। यहाँ पे देखिए हमने दो सैंपल सिग्नल का डिफरेंस किया तो हमें अपना एक डिफरेंशियल सिग्नल यानी एरर सिग्नल मिल गया ENTS। तो यहाँ पे हमें ENTS मिल जाएगा जो हमारे XNTS माइनस XCAPTS का डिफरेंस है। ठीक है, इस एरर सिग्नल को हम अपने क्वांटाइजर में देंगे तो ये क्वांटाइजर इसको क्वांटाइज करेगा तो हमें यहाँ पे क्वांटाइज एरर सिग्नल मिल जाएगा, यानी इस सिग्नल का क्वांटाइज्ड सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा जिसको हम डिनोट करते हैं EQNTS से। ठीक है, इस EQNTS सिग्नल को यानी इस क्वांटाइज सिग्नल को हम अपने एनकोडर में देंगे। ये एनकोडर क्या करेगा, इसको 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज कर देगा और इस सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर देंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो XCAPTS सिग्नल है वो कैसे जनरेट हो रहा है, कि ये प्रिडिक्टर कैसे काम करेगा और नेक्स्ट सैंपल वैल्यू कैसे जनरेट करेगा। तो उसके लिए जो हमारा ये क्वांटाइज सिग्नल जनरेट हुआ है उसको हम यहाँ एडर में देंगे। एक और एडर हमने लगाया है जिसमें हम यहाँ से इसका क्वांटाइज सिग्नल देंगे। इस क्वांटाइज सिग्नल को डायरेक्टली फीडबैक करने की जगह हम क्या करेंगे, इस एडर में देंगे। इस एडर से हमने अपना जो प्रिडिक्टर का प्रीवियस सैंपल सिग्नल है उसको यहां से दिया है। इन दोनों सिग्नल को हम एड ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें XQNTS मिलेगा। ये हमारे प्रिडिक्टर का इनपुट सिग्नल है जिसकी हेल्प से हमारा जो प्रिडिक्टर है वो नेक्स्ट सैंपल सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, प्रोसेस हमारी बिल्कुल वही हो रही है। यहाँ पे हम सैंपल सिग्नल ले रहे हैं, यहाँ से इस पूरे सेक्शन से हम जनरेट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट सैंपल सिग्नल। इन दोनों सिग्नल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं जिससे हमें एक एरर सिग्नल मिल रहा है यानी एक डिफरेंशियल सिग्नल मिल रहा है। इस डिफरेंस सिग्नल को हम क्वांटाइजर में दे रहे हैं तो ये हमें इस डिफरेंस सिग्नल का क्वांटाइजेशन सिग्नल मिल गया। इस क्वांटाइजेशन सिग्नल को हम एनकोडर में देंगे, एनकोडर इसको एनकोड करेगा और हमें डिजिटल सिग्नल मिल जाएगा जिसको हम आगे ट्रांसमिट करेंगे। अब इसको मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज से बता देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे सैंपल सिग्नल की वैल्यू है 1.1। ठीक है, सैंपल सिग्नल हमने यहाँ पे 1.1 दिया। प्रिडिक्टर का इनिशियल सैंपल सिग्नल क्या होगा, मान लीजिए 0 है। ये एडर क्या करेगा, इन दोनों को डिफरेंस फाइंड आउट करेगा तो 1.1 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे ये एरर सिग्नल हमें 1.1 ही मिलेगा। ठीक है, अब क्वांटाइजर क्या करेगा, इस 1.1 जो भी एरर सिग्नल आया है उसको अप्रोक्सीमेट करेगा तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगी। तो क्वांटाइजर का आउटपुट हमें 1 मिल गया। 1 को हम एनकोडर में देंगे, एनकोडर इसको 3 बिट में या 4 बिट में जो भी होगा उसमें एनकोड करेगा तो यहाँ पे ये 111 के फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारा डिजिटल सिग्नल हो गया, इसको हम सेंड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन का क्या फंक्शन है, तो उसके लिए ये 1 जो है वो हम इस एडर में देंगे तो यहां से 1 आया। प्रिडिक्टर का प्रीवियस आउटपुट क्या था, 0 था तो 0 हमारा यहाँ पे भी गया। 1 प्लस 0 हमें यहाँ पे 1 मिला। प्रिडिक्टर ने 1 लिया, प्रिडिक्टेड सैंपल हमारा 1 है। अब मान लीजिए हमारा नेक्स्ट सैंपल सिग्नल की वैल्यू है 1.2 तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू एडर में जाएंगी 1 और 1.2। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1.2 माइनस 1 यानी 0.2। ये हमारा एरर सिग्नल हमको यहाँ पे मिलेगा। इस एरर सिग्नल को हम क्वांटाइजर में देंगे तो क्वांटाइजर 0.2 का राउंड ऑफ करेगा तो 0.2 को ये 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 0 हम एनकोडर में देंगे तो इसको एनकोड करेगा 3 बिट में 000। अब ये 0 हम यहाँ से देंगे, यहां से हमारा 1 जाएगा इसमें। ठीक है, तो 0 प्लस 1 हमें फिर 1 मिलेगा, हम यहाँ से 1 दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा ब्लॉक जो है वो एक इंटीग्रेटेड ढंग से काम करता है, यानी हर ब्लॉक इस तरीके से काम करते हैं और हमें डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है आउटपुट में। ठीक है, अब इसकी कुछ इक्वेशंस मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि जो प्रिडिक्टर की नेक्स्ट सैंपल वैल्यू है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। वो अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे देखिए
प्रिडिक्टर नेक्स्ट सैंपल वैल्यू इज डिपेंड ऑन एक्स क्यू एंड टी एस। एक्स क्यू एंड टी एस क्या है हमारा, एक्स कैप एंड टी एस इस सिग्नल का और इस सिग्नल का समेशन है। ये क्या है, एक्स कैप एंड टी एस प्लस ई क्यू एन टी एस। अब ये ई क्यू एन टी एस क्या है, यहाँ पे ई क्यू एन टी एस हमारा क्वांटाइज एरर सिग्नल है, ठीक है, ये क्वांटाइज सिग्नल है। तो ई क्यू एन टी एस इक्वल टू ई एन टी एस। जब हमने इसका क्वांटाइजेशन किया तो इसमें कुछ क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो ऐड हो गई, तो ये है हमारी क्वांटाइजेशन नॉइज, ठीक है, ये ऐड ऑन होगी तो हमें ई क्यू एन टी एस मिल जाएगा। अब इस ई क्यू एन टी एस को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकते हो, तो लिख दीजिए एक्स क्यू एन टी एस इक्वल टू एक्स कैप एन टी एस प्लस ई क्यू एन टी एस की ये वैल्यू है ई एन टी एस प्लस क्यू एन टी एस। इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स कैप एन टी एस की वैल्यू कहां से आएगी, ये है हमारा एक्स कैप एन टी एस, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। ये जो एरर सिग्नल हमें मिला था, एरर सिग्नल क्या है हमारा, ई एन टी एस इक्वल टू एक्स एन टी एस माइनस एक्स कैप एन टी एस, ये है। इससे आप ये वाली वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स कैप एन टी एस इक्वल टू एक्स एन टी एस माइनस ई एन टी एस, ठीक है। तो हमें एक्स कैप एन टी एस की वैल्यू मिल गई, ये हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए एक्स क्यू एन टी एस इक्वल टू ये है एक्स एन टी एस माइनस ई एन टी एस प्लस ई एन टी एस प्लस क्यू एन टी एस, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टर्म और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा एक्स एन टी एस प्लस क्यू एन टी एस, ठीक है। तो ये हमारा एक्स क्यू एन टी एस आ गया, मतलब हमारा प्रिडिक्टर किस वैल्यू से अपनी नेक्स्ट सैंपल वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, इसके बेस में। और ये वैल्यू हमारी क्या है, किस पे डिपेंड करेगी, एक्स क्यू एन टी एस की एक्स एन टी एस पे, यानी हमारे सैंपल सिग्नल की वैल्यू पे और हमारे क्वांटाइजेशन की एरर पे। यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज तो पता थी कि हमने एरर सिग्नल, डिफरेंशियल सिग्नल कैसे फाइंड आउट किया, उसके क्वांटाइजेशन सिग्नल में क्या हुआ, सारी वैल्यूज पता थी, बस हमें क्या पता नहीं था कि प्रिडिक्टर का इनपुट क्या होगा। तो प्रिडिक्टर का इनपुट हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्स क्यू एन टी एस इक्वल टू एक्स एन टी एस प्लस क्यू एन टी एस, जहां पे एक्स एन टी एस हमारी सैंपल सिग्नल की वैल्यू है और क्यू एन टी एस हमारे क्वांटाइजर का नॉइज है। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन भी आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा जाता है। अब अपन इसके रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे डीपीसीएम के रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। अगर आपको ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया है तो रिसीवर का बहुत इजी है। हमें रिसीवर से रिसीव होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। हमने वहां पे क्या किया था, ट्रांसमीटर में कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया था डीपीसीएम प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद हमने उस डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट किया था कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे हमें, यह हमारा पूरा रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पे हमें इनपुट में मिलेगा डिजिटल सिग्नल, ये सिग्नल हमारा रिसीव करेगा और हम देंगे उसको डिकोडर में। वहां पे एनकोडर लगा था सबसे लास्ट ब्लॉक, तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिजिटल सिग्नल को हमारा डिकोडर डिकोड करेगा और उसको एक डिफरेंशियल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल सिग्नल है हमारा ENTS, ठीक है। ये डिफरेंशियल सिग्नल हम देंगे अपने इसी एडर में। ये एडर क्या करेगा, इस सिग्नल को और हमारे प्रिडिक्टर की जो नेक्स्ट प्रिडिक्टेड सैंपल वैल्यू है, इन दोनों को एड ऑन करेगा। एड ऑन करने से हमें यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा वो हमारा XNTS होगा। ये हमारा एक सैंपल सिग्नल होगा। इस सैंपल सिग्नल को हम फिर अपने एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उसको लो पास फिल्टर से पास कराएंगे। जब पास कराएंगे तो हमें अपना एनालॉग सिग्नल आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल को हम यहाँ पे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा हमारा ब्लॉक डायग्राम है रिसीवर का, बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे ट्रांसमीटर से। वहां हम
लास्ट में एनकोडर कर रहे थे, एनकोडिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम इनिशियली डिकोडिंग करेंगे। डिकोडिंग करने से हमें अपना डिफरेंशियल सिग्नल मिलेगा। इस डिफरेंशियल सिग्नल को नॉर्मल सैंपल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रिडिक्टर की हेल्प से नेक्स्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, जो है हमारी एक्स कैप एनटीएस। इन दोनों को आपस में हम एड ऑन करेंगे एडर की हेल्प से, जिससे हमें एक्सएनटीएस मिल जाएगा। इस एक्सएनटीएस को यानी सैंपल सिग्नल को हम लो पास फिल्टर में देंगे, जिससे हमें अपना एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा आउटपुट में। तो रिसीवर का आउटपुट क्या होगा हमारा, ईएनटीएस प्लस एक्स कैप एनटीएस, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यू का और इस डिफरेंशियल वैल्यू का एडिशन हमारा एक्सएनटीएस आएगा। यही हमारा रिसीवर का आउटपुट होगा, यानी सैंपल सिग्नल। तो ये हमारा पूरा रिसीवर और ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन का। अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला एडवांटेज है कि जो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है उसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम होती है, यानी हम कम बैंडविड्थ की हेल्प से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एज कंपेयर टू पीसीएम के कंपैरिजन में। पहला। दूसरा एडवांटेज होता है इसका, क्वांटाइजेशन एरर कम होती है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। तीसरा एडवांटेज है इसका, नंबर ऑफ बिट इज लेस। हमें कम नंबर ऑफ बिट की हेल्प से हर सैंपल को हम एनकोड करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है हमारे डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन के ओवर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दोनों ही हमारी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना जरूरी है। अब कुछ एप्लीकेशन बता देती हूँ मैं आपको डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की। पहली एप्लीकेशन है, इसका हम रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज करते हैं एज कंपेयर टू पीसीएम। पीसीएम से ज्यादा बेटर टेक्निक है, इसीलिए रियल टाइम एप्लीकेशंस में हम डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है, स्पीच को, इमेज को और टेक्स्ट को कंप्रेस करने के लिए हम डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई डीपीसीएम की। तो होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।